हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। वेरी शॉर्ट से कौन कौन से और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो इन 10 क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और हम उनका किस तरीके से आंसर करेंगे, वर्ड लिमिट हमारा कैसा होना चाहिए, इन सबके ऊपर डिस्कशन करते हुए हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं। राइट, पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल वेरी शॉर्ट से हमारे सामने आ चुका है और एक नजर देखिए डालते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहे कि हाउ इज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर रिलेटेड टू यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 चीजें हैं। एक है यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्या चीज है यहां पर लिखते हैं उसको, तो यहां पर बात की जा रही है यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की, और बात की जा रही है किसमें, हाउ इज द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। तो यहां पर बात की जा रही है प्लाज्मिड वेक्टर, है ना। तो यहां पे प्लाज्मिड वेक्टर की यहां पर कॉपी नंबर की बात की जा रही है। पूछता है कि इस दोनों में क्या रिलेशन है। बेसिकली क्वेश्चन में यही है कि हाउ इज कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर रिलेटेड टू यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो देखिए कॉपी नंबर डिसाइड्स द टाइम्स, एक्चुअली कॉपी नंबर का मतलब है कॉपी नंबर डिसाइड्स द टाइम टू विच द आरडीएनए कैन बी मल्टीप्लाइड। फाइन, कितने टाइम वो मल्टीप्लाई कर रहा है। सो मोर दी कॉपी नंबर हायर द अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो कॉपी नंबर जितना ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें दिखेगा कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या होता है उसके हिसाब से ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रिलेशन हम बताएंगे कि जितना ज्यादा कॉपी नंबर है उतना ज्यादा जो है हमें यील्ड मिलने वाला है, उतना ज्यादा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन बनेगा। तो सिंपल सा है कि क्या रिलेशन है पूछता है, तो जितना ज्यादा कॉपी नंबर हमें देखने को यहां पर मिलेगा प्लाज्मिड वेक्टर का, उतना ही ज्यादा हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यहां पर हमें मिलने वाला है, उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और इससे हम कह सकते हैं कि इसकी यील्ड जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है। तो एक डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को कि उधर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या करा है। फिलहाल तो यहाँ पर इन 2 चीजों में था कॉपी नंबर ऑफ दी प्लाज्मिड वेक्टर। तो एक डायरेक्ट रिलेशन हमें देखता है, जितना ज्यादा कॉपी नंबर है उतना ज्यादा यील्ड हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वही यहाँ पे कहता है कि मोर इज द कॉपी नंबर हायर द अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल हमारे सामने, और दूसरा सवाल हमसे कहता है क्या कि वुड यू चूज एन एक्सोन्यूक्लियस व्हिच व्हाइल प्रोड्यूसिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हमें बनाना क्या है, हमें प्रोड्यूस क्या करना है। देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बनाना है। हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमें बनाना है। ठीक है, मामला साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमसे बोल रहा है क्या आप एक्सोन्यूक्लियस का यूज करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। तो कहेंगे हम कि नहीं, हम एक्सोन्यूक्लियस का यूज नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड। ये डीएनए का जो स्ट्रैंड था, ये 3' यहां से, और ये हमारा 5', ठीक है। फिर यहां से 5' और ये 3' का जो था,
तो ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एट द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से अगर कोई डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है यहां से क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। तो हमें करना क्या है, हमें एडिशन करना है बेसिकली, लेकिन अगर हम यूज करते हैं एक्सोन्यूक्लियस का तो वहां से हमें क्या दिखेगा, वहां से हमें रिमूव होता हुआ दिखेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो चीजें जो हैं जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। तो इसीलिए हम एक्सोन्यूक्लियस का यूज जो है वो यहां पर नहीं करेंगे। समझ में आ रही है चीजें, एक्सोन्यूक्लियस का यूज हम नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि हमें करना क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है। और यहां पर अगर हम एक्सोन्यूक्लियस का यूज करते हैं तो इसके मदद से न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिमूव होता हुआ दिखेगा। काम जो है सो उल्टा होने वाला है इसके प्रेजेंस के कारण, सो हम इसको यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है चीजें, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है और तीसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट डज H in D and 3 रेफर्ड इन द एंजाइम हिंड 3। ये जो एंजाइम है हमारा, राइट, इसमें H in D जो है, यहां पर H है, इन्हें D है एंड 3, ये किसको रेफर करते हैं। ठीक है, तो H रेफर का, H का मतलब हो जाता है यहाँ H जो है ये रेफर करता है टू द जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ये हमें बता रहा है जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड। तो फ्रॉम विच द एंजाइम विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड। ठीक है, सबसे पहले बात है कि ये जो नाम लिखा हुआ है इसके पीछे इसका एक रीजन है, इसका नामांकन किया गया है। तो सबसे पहले क्या चुना गया, जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जहां से हमें ये एंजाइम मिला। तो सबसे पहले हमें एंजाइम मिला जिधर से हमने, उसके लिए हमने यहां पर H लिख दिया। इसके बाद है H रेफर्स टू द हीमोफिलस, यहां पर H से हीमोफिलस दिख रहा है। D जो है, D रेफर्स टू दी स्ट्रेन टाइप। D का मतलब है यहां पर स्ट्रेन टाइप से बात की जा रहा है। D का मतलब है कि D स्ट्रेन को रिलेट कर रहा है। कौन सा स्ट्रेन है यहाँ पे, कौन सा वाला स्ट्रेन है यहाँ पे। एंड 3 जो है ये रेफर कर रहा है टू द सीक्वेंस इन विच द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज आइसोलेटेड। तो ये बोल रहा है दिस इज द सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है जहां से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। तो इस तरीके से जोड़ करके यहां पर बना है हमारा हिंड 3। तो इस तरीके से इसका नाम हुआ है, जीनस है, फिर कौन सा स्ट्रेन है, फिर कौन से सीक्वेंस है जहां से इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, तो उसके लिए यहां पर लग गया 3। तो इस तरीके से हमने किया है यहां पर अपने इस हिंद 3 जो है यहां पर, इसमें इनका मतलब क्या है हमने इस तरीके से जाना। राइट, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और डिस्कस करते हैं चौथे सवाल को कि चौथा सवाल हमसे क्या कहता है। देखिए चौथा सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड नॉट हैव मोर देन वन साइट ऑफ एक्शन। कहने का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐसा होना होगा जिसमें क्या है कि उसके पास शुड नॉट, नॉट वर्ड आ गया है यहां पे, शुड नॉट हैव मोर देन वन साइट ऑफ एक्शन। कहने का मतलब है कि यहां पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो इसका जो साइट ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन जो है वो एक ही होगा, मल्टीपल नहीं होंगे। वही कह रहा है शुड नॉट हैव मोर देन वन साइट ऑफ एक्शन। कब? इन द क्लोनिंग साइट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इन दी क्लोनिंग साइट ऑफ ए वेक्टर, और इस पे हमें कमेंट करना है। तो कहता है कि इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। अब यहां पर क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर एक से ज्यादा होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि एक से ज्यादा ये क्या करेगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इफ ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वुड हैव मोर देन वन साइट ऑफ एक्शन। अब एक से ज्यादा, अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर एक साइट ऑफ एक्शन है, एक साइट ऑफ एक्शन से क्या हो रहा है यहां पर,
एक फ्रेगमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है, एक फ्रेगमेंट मिल रहा है। तो एक से ज्यादा मोर देन वन का अगर यहां पर केस आता है, अगर यहां पर केस आ गया है मोर देन वन साइट ऑफ एक्शन का अगर केस आता है, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि मोर देन वन फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या मिल जाएगा? तो मोर देन वन फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेगा और हमें ये नहीं चाहिए। तो इस यही कारण है कि यहाँ पर क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड हैव ओनली वन साइट ऑफ एक्शन इन दी क्लोनिंग साइट ऑफ ए वेक्टर। तो क्लोनिंग साइट में क्या होना चाहिए? सिर्फ वो एक साइट ऑफ एक्शन उसका होना चाहिए। फाइन। तो इस कारण से इसका ये हो रहा होता है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और डिस्कस करते हैं कि अपने 5वें सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। 5वां सवाल हमारा क्या है, राइट। ये आ गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि व्हाट डज कॉम्पिटेंट रेफर इन कॉम्पिटेंट सेल्स यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में हमें एक वर्ड मिला दैट इज की कॉम्पिटेंट सेल्स। अब इस कॉम्पिटेंट सेल्स में ये जो वर्ड है कॉम्पिटेंट, इसका क्या मतलब होता है यही पूछा जा रहा है। तो competent cells refer to the capability of the cell wall of the bacteria to uptake hydrophilic DNA fragments। अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे बाहर में हमें सेल वॉल देखने को मिला, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला? सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिला है। सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ, ठीक है। इसके अंदर जो है जो भी हमारा जो इसका साइटोप्लाज्म है यहाँ पर है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म वाला है, मतलब ये लेयर्स अगर हम बना रहे हैं इसके अंदर हमें इसका जो है वो हमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, डीएनए की अगर हम बात कर लें। अब यहाँ पर वो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर है कि व्हाट डज द कॉम्पिटेंट रेफर्स इन कॉम्पिटेंट सेल्स यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर एक कॉम्पिटेंट सेल्स रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया टू अपटेक हाइड्रोफिलिक डीएनए। हाइड्रोफिलिक डीएनए है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक डीएनए है, कहने का मतलब है डीएनए का जो रिश्ता है वो किससे जुड़ा है? तो वो वाटर के साथ जुड़ा है। डीएनए का रिश्ता किससे जुड़ा है? वाटर के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक डीएनए फ्रेगमेंट्स है व्हेन ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट आयंस थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर इसकी पानी के साथ दोस्ती है, पानी के साथ दोस्ती है तो क्या होगा, वो इसके थ्रू जाने में उसको दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके कॉम्पिटेंट सेल्स का है कि उसके सेल वॉल की ऐसी खासियत है कि इसके सेल वॉल की ऐसी खासियत है कि ये सेल वॉल क्या करता है कि इस हाइड्रोफिलिक डीएनए को, जो ये हाइड्रोफिलिक डीएनए इसको क्रॉस करना चाह रहा था, जहाँ पे मुश्किल आ रही थी इसको, तो सेल वॉल ने क्या मदद किया कि जो इसका हाइड्रोफिलिक डीएनए फ्रेगमेंट्स है इसको जब डाइवेलेंट आयन के साथ डाइवेलेंट आयंस के साथ जब इसको ट्रीट किया गया तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर ये बाहर आ जाता है। तो इसी चीज का, तो इसका मतलब यही है कि दिस इज द कॉम्पिटेंट। कह रहा है कि कॉम्पिटेंट सेल्स उसको कहते हैं टू द कैपेसिटी ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक डीएनए फ्रेगमेंट जो है व्हेन ट्रीटेड विद डाइवेलेंट आयन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो इसको सेल मेम्ब्रेन से फिर इसको क्रॉस करवाने में डाइवेलेंट आयन जो है उसके मदद से करते हैं। तो इसी चीज़ को हम कॉम्पिटेंट का नाम देते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में याद होगा तो हमने कुछ पढ़ा था, यहाँ पर यह हाइड्रोफिलिक डीएनए जरूर कह रहा है। कहने हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि पानी से दोस्ती, हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दुश्मनी। यहाँ पर हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन का, अगर डायग्राम आपको याद होगा अपने पिछले क्लास का, अगर क्लास 11th में अगर हम चलते हैं तो ये इस तरीके से, अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हमें डायग्राम याद है तो हमने देखा था कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है ये, पानी से इसकी दुश्मनी है। तो पानी से दुश्मनी है तो पानी से जिसकी दोस्ती होगी उससे भी इसकी दुश्मनी हो जाएगी, राइट। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। आ गया हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिंग प्रोटीएजेस एट द टाइम ऑफ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। करना है हमें क्या, तो करना है हमें आइसोलेट
किस चीज को, तो जेनेटिक मटेरियल को, और यहां बता भी दिया था जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो जब इसका आइसोलेशन हो रहा होता है तो उस वक्त क्या जरूरत है, प्रोटीएज को ऐड करने का। किसको ऐड करना है, तो प्रोटीएज को ऐड करना है, इसकी क्या जरूरत है। तो प्रोटीएज आर द एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल। और हम ये चीज जानते हैं, अगर हम यहां से कहानी को अगर बहुत पहले से शुरू करें तो हम जानते हैं कि अगर सेल को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोटीन को अगर हम कहते हैं, प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये बिल्ड करता है, ये अगर हम प्रोटीन के बारे में बोले तो बहुत सारे प्रोटीन, अगर प्रोटीन 1 है प्लस प्रोटीन 2 है, तो मतलब ये सारे प्रोटीन्स मिल करके क्या करते हैं, एक सेल को बनाते हैं। और इस फिर सेल के अंदर जो फिर भी न्यूक्लियस है, जिधर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो चाहिए होता है। इसका न्यूक्लियस है और फिर यहाँ पर क्या है, इसका डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। देखो एन कैसे हो जा रहा है बार बार, न्यूक्लियस है और ये इसका डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। फाइन, हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो सेल नाम का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रूम है, इस रूम से अगर हमें कोई एक ईंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस दीवार को तोड़ेंगे। इस दीवार को तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसका सबसे बाहर में हमें देखने को मिलेगा कि जिस भी चीज से ये पेंट है, जिस भी कलर से, वो कलर बाहर आएगा। कलर के अंदर आपको एक प्लास्टर देखने को मिलेगा, सीमेंट का प्लास्टर है, उसके अंदर आपको ईंट, एक ईंट दूसरे से जुड़ा हुआ दिखेगा। विद द हेल्प ऑफ सीमेंट से वो जुड़ा होगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, अगर ईंट को निकालते हैं तो उस ईंट के ऊपर हमें बहुत सारे सीमेंट जो है वो लगे मिलते हैं। तो फाइनली उसको साफ करने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा ईंट। तो हमें यहाँ पर चाहिए डीएनए। तो जिस तरीके से दीवार को तोड़ने के लिए चाहिए था, एक आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी, जैसे कि हथौड़ा है या फिर इस तरीके की कोई चीज की जरूरत थी, तो यहाँ पर हम लेकर के आते हैं। चूंकि ये सेल है और ये बना किस चीज से है, तो प्रोटीन से बना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन से बना है तो प्रोटीन, दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा काफी था, प्रोटीन को तोड़ने के लिए जरूरत है किस चीज की, तो प्रोटीएज की। प्रोटीन को तोड़ने के लिए जरूरत है किस चीज की, प्रोटीएज की। तो प्रोटीएज जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे, प्रोटीएज, तो ये प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना शुरू करेगा। वही कह रहा है कि प्रोटीजेज आर द एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब सेल में मौजूद जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो गया है, एंड प्रोटीजेज इंश्योर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए विदाउट इट्स कंटामिनेशन विद द प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटीजेज से प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो गया। अब क्या है, हम इजीली इस डीएनए जिसको हमें आइसोलेट करना था, हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको आइसोलेट कर लेंगे। साथ साथ ये इंश्योर भी करता है कि ये जो ब्रेक हुआ प्रोटीन है, इससे इन दोनों का किसी तरीके से मिक्सचर ना हो पाए, वो काम भी ये नहीं होने देता है। राइट, वो काम भी यहाँ पर नहीं होने देता है। वही कह रहा है प्रोटीन कॉजेज द इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस के दौरान प्रोटीन जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पर क्या, प्रोटीजेस की प्रेजेंस, प्रोटीज यहाँ पर जो मौजूद है, इसने क्या किया, एक तो प्रोटीन का डाइजेशन करवाया, और दूसरी चीज इसने क्या करवाया कि ये जो हमें जो चाहिए जेनेटिक मटेरियल, उसका प्रोटीन के साथ किसी भी तरीके से कंटामिनेशन ना हो पाए, इंश्योर करता है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि हमें प्रोटीएज जो है वो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है चीजें, हमें प्रोटीएज इसलिए लगता है जब हम जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, अब चूंकि वहां पे जो गार्ड बैठा है, उस गार्ड को किल करने के लिए, उस गार्ड को हटाने के लिए हमें जरूरत है कि उसे ऊपर की चीजें लेके जाएंगे, उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा ताकतवर चीज है। तो उस प्रोटीन जो वहां पे था उसको किल करने के लिए हमने प्रोटीएज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने प्रोटीएज का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की वाइल डूइंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात हो रही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कहता है कि अगर डीनेचुरेशन का स्टेप अगर नहीं करोगे, मिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन का अगर प्रोसेस जो है वो मिस कर दिए तो क्या हो जाएगा। तो जब डीनेचुरेशन का प्रोसेस अगर मिस होता है तो डीएनए स्ट्रैंड वुड नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, हेंस प्राइमर कुड नॉट बी एडेड टू इट्स एंड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका नाम ही स्पष्ट है, दैट इज की पॉलीमरेज
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहां पर होना है, ठीक है। यहां पर क्या होना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होना है, एक में दूसरे को ऐड होते हुए चले जाना है। तो लेकिन अगर डीनेचुरेशन अगर नहीं होगा तो यहाँ पे डीनेचुरेशन नहीं होगा तो डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट ही नहीं होंगे। अब डीएनए स्ट्रैंड्स अगर सेपरेट नहीं होंगे, जो इनको सेपरेट होना चाहिए था, इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कि अगर इस वाले चीज़ को अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ही हो जाना था, इस तरीके से अगर सेपरेट ही होना था, तो अगर ये सेपरेट अगर नहीं हो पाएगा तो सेपरेट नहीं होगा तो प्राइमर नहीं बनेगा। अब प्राइमर नहीं बनेगा तो कोई नया एंड जो है ये इस पर आकर के जुड़ेगा नहीं है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें देखना है कि इसमें क्या है, प्राइमर ऐड होते चले जाते हैं। और ये प्राइमर तभी तो ऐड होंगे जब इसको ऐड होने का कोई जगह मिलेगा। ये प्राइमर तभी ऐड होंगे ना जब इसको ऐड होने का कोई जगह मिलेगा। इसको ऐड होना कहाँ था, तो ये जब यहाँ पर इसका डीनेचुरेशन होता, डीनेचुरेशन होने से डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते। तो यहाँ पर क्या ये कहाँ ऐड होता है, तो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड पे। अब क्या है कि ये वाला जो काम था ये तो हुआ ही नहीं। अब ये काम जब हुआ ही नहीं तो ये कहीं पर ऐड हुआ ही नहीं। अब ये ऐड हुआ ही नहीं तो क्या हुआ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होना था वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि डीनेचुरेशन मिस नहीं होना चाहिए, डीनेचुरेशन मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस होता है तो फिर ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होना है ये फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। 8वां सवाल हमसे क्या पूछा गया है, हम 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि नेम ए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सवाल को ठीक से पढ़ना है कि करेंटली, अभी करंट की ही बात चल रही है कि अभी भी उसको यूज किया जा रहा है, करेंटली बीइंग यूज्ड इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अभी उसको यूज में लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं है कि पहले लाया जाता था अब नहीं लाया जाता है, या फिर हम प्लानिंग में है कि आने वाले समय में उसको लेकर के आएंगे। अगर ऐसा पूछा जाता है तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता है। करेंटली मतलब अभी भी उसको यूज किया जा रहा है, और वो कैसा वैक्सीन है, तो वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जो आज के समय में यूज किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो बेस्ड है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के टेक्नोलॉजी पे। तो ये क्या है, ये एक तरीके का रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और ये आज के समय में इसका यूज हो रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत। तो सवाल था कि आज के समय में हमारा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कोई है जो यूज में आ रहा है, उसका नाम हमें बताना था। तो बिल्कुल है, एंड दैट इज दी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पे बेस्ड है और वो अभी के समय में यूज होता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में, राइट। छोटा सा सवाल, वेरी शॉर्ट आंसर, इसका छोटा सा आंसर, ठीक है। अब इसी में अगर शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में इसी को पूछता तो फिर हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है। आगे चलें, आगे डिस्कस करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, राइट। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, अगले सवाल की तरफ, और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डू बायोमोलिक्यूल्स की बात की जा रही है। बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि हो गया हमारे डीएनए या फिर प्रोटीन, एग्जिबिट बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एनहाइड्रस कंडीशन। पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेंगे ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं? तो सवाल होता है, तो इसका जवाब हुआ कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी प्रेजेंट होता है तो वाटर के प्रेजेंस में इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है।
वाटर के प्रेजेंस में हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पानी नहीं है तो हमें क्या होगा, नो, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बायोमोलिक्यूल्स बिकम डिसफंक्शनल। तो यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, तो पानी को प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं है, एनहाइड्रस कंडीशन है। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या है कि पानी जो है यहाँ पर, पानी इज नॉट प्रेजेंट हियर, राइट। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और डिस्कस करेंगे कि हमारा 10वां सवाल हमसे क्या कहता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हमारा 10वां सवाल, और क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा सा अच्छा, क्या है, कह रहा है कि व्हाट मॉडिफिकेशन इज डन ऑन द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस। एक यहां पर बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस, है ना। इसमें कह रहा है कि इसमें किस तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया है इसके टीआई प्लाज्मिड के ऊपर, टू कन्वर्ट इट इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। तो इसको क्या है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, क्लोनिंग वेक्टर में। तो क्लोनिंग वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसके टीआई प्लाज्मिड के ऊपर किसी तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया है, और हमसे उसी मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहता है कि टीआई प्लाज्मिड जो है इस बैक्टीरिया का पोजेसेस द कैपेसिटी टू इंड्यूस ट्यूमर फॉर्मेशन, क्योंकि इसका प्लाज्मिड जो है, टीआई प्लाज्मिड, इसके पास कैपेसिटी है किसका, टू इंड्यूस ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर हमने जाना है, समझा है क्या था। तो कह रहा है कि द प्लाज्मिड इज डिसआर्म्ड बाय, तो इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं हम, डिसआर्म करते हैं बाय डिलीटिंग द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो हमने क्या किया, चूंकि ये ट्यूमर फॉर्मेशन ये करवा सकता है, तो ट्यूमर फॉर्मेशन करवाने के पीछे जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले तो हमने इस जीन को क्या किया है, हमने इस जीन को डिलीट किया है, राइट। ये थोड़ा इसको पहले आप नोट कर लो, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है क्या कि यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है ट्यूमर फॉर्मेशन की, और उस ट्यूमर फॉर्मेशन की कैपेसिटी के पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, हमने क्या किया है, हमने उस जीन को यहाँ पर डिलीट किया। हम क्या करते हैं, इस जीन को यहाँ पर डिलीट करेंगे। अब जैसे ही हमने इस जीन को डिलीट कर दिया तो इसकी जो कैपेसिटी थी ये ट्यूमर फॉर्मेशन की, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी। सो हम क्या कह रहे हैं कि डिसआर्म बाय डिलीटिंग द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इन द प्लाज्मिड, हमने ये चेंज करा, और जैसे ही हमने किया सो बिकम एन इफेक्टिव क्लोनिंग वेक्टर। तो इसके बाद हमें क्या होता है कि ये क्लोनिंग वेक्टर दिखता है। तो चेंज हमने क्या करा है, किसके पास जो कैपेसिटी है ट्यूमर फॉर्मेशन करवाने की, हमने उस ट्यूमर फॉर्मेशन करवाने वाले कैपेसिटी के पीछे छिपे हुए जीन को क्या किया है, डिलीट कर दिया है। अब ये क्या है, अब ये मॉडिफाई हो चुका है। अब ये द मॉडिफाइड ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम विल नो लॉन्गर रिमेन पैथोजेनिक टू द प्लांट्स। अब इसके बाद क्या है, ये अब ये पैथोजेनिक नहीं रहेगा प्लांट्स के लिए, बट स्टिल डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ये भले ही जीन ऑफ इंटरेस्ट दे, लेकिन ये उतना ज़्यादा खतरनाक जैसे ये पहले था, अब उसके जैसा ये पैथोजेनिक नहीं रहेगा। तो हमने किस तरीके का मॉडिफिकेशन किया, तो हमने इसके जो ट्यूमर फॉर्मेशन के पीछे जो जिन रिस्पॉन्सिबल था, हमने उस जिन को क्या किया है, हमने उस जिन को डिलीट कर दिया है। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, हमने मॉडिफाई करके हमें कन्वर्ट करना था इसको क्लोनिंग वेक्टर में, तो हमने ये काम किया, और इसके बाद ये क्लोनिंग वेक्टर में चेंज हो रहा है। सो ये रहा इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन सा आंसर। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से ये थे आपके लिए कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो, राइट। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से भैया हमने कंप्लीट किया है अपने इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो छोटी सी वीडियो है, दोबारा देख करके आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, अपने खुद के लैंग्वेज में आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड, सबके लिए बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन, सबके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं। सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं हमारे आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आना है, अपने पसंद के सब्जेक्ट को चुना, आप जिस क्लास में उस क्लास को चुनिए, सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो आप चुन सकते हैं, चैप्टर लेक्चर्स जो आप सेलेक्ट करें, वीडियोस देख करके आप नॉलेज को बढ़ा के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।